दोस्तों, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आपके सपनों से, सही फैसलों से, परिवार से। और हर घर तभी पूरा होता है जब हर ब्रिक सही जगह पर रखी जाए। पर घर बनाना इतना आसान नहीं होता है। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। कौन सी प्रॉपर्टी लें, रेरा क्या है, होम लोन कैसे मैनेज करें, वास्तु से लेकर इंटीरियर्स तक, फ्लोरिंग से लेकर प्लाईवुड्स तक, लैमिनेट्स और मॉड्यूलर किचन्स, और आज के ज़माने के मस्ट हैव्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और वो एक फाइनल मैजिक टच, होम स्टाइलिंग, ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक 11 एपिसोड्स का सफ़र है। यहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको वही आंसर्स जो आपको अपना ड्रीम होम बनाते वक्त चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषि राज कैद, और चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रिक से, ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करें। वेलकम बैक टू ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हम रियल एस्टेट को आसान बनाते हैं, एक एपिसोड में एक स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम होम। मैं हूं ऋषि राज कैत, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जिसका नाम सुनते ही दिमाग घूम जाता है, होम लोन और बजटिंग। कितना पैसा चाहिए, कहां से लोन मिलेगा, कितनी ईएमआई भरेंगे, ये सब कंफ्यूजन्स आज क्लियर होने वाले हैं। और इस टॉपिक के स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मिस्टर राजन पटेल फ्रॉम सत्से एंटरप्राइज, जिनको 22 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और 15,000 से भी ज़्यादा इनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, और उनकी खुशी का ये बहुत बड़ा कारण है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर, सबसे पहला एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर किसी को घर लेना है तो उसे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना भी चाहिए, डिपेंड्स, रिक्वायरमेंट है नहीं है, कितना है, कितनी बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से? लेना चाहिए फॉर सेफर साइड। ओके। आप लोन अप्लाई करते हो, सैंक्शन करने के बाद लो नहीं लो, वो दूसरी बात है, बट फॉर प्रोविजनिंग लेना चाहिए। ले लेना चाहिए लोन लेने का। एक ज़रूरत हो या ना हो, मगर लोन पे जाना चाहिए। जाना चाहिए। ओके। और सर, ये डाउन पेमेंट जो होती है, मतलब पहले तो लोन का सैंक्शन अमाउंट होता है, ये डाउन पेमेंट होती है, तो बेसिकली ये डाउन पेमेंट का जो परसेंटेज होता है, ठीक है ना, ये क्या परसेंटेज होता है, किस तरीके से ये सेट होता है? परसेंटेज एज पर आरबीआई गाइडलाइन, सो देयर आर स्लैब्स, लाइक 30 लाख तक का लोन है तो 10% आपका मार्जिन होना चाहिए एज पर आरबीआई गाइडलाइन। अच्छा। 30 से ऊपर और 75 के नीचे है तो 20%, और 75 लाख से ज्यादा है तो 25%। ओके। वो डिफाइन किया है आरबीआई ने कि इतना तो मार्जिन कस्टमर का मिनिमम चाहिए। तो बेसिकली रिस्क पे है कि बैंक 30 लाख का लोन का रिस्क ले रहा है, 75 लाख का या उसके ऊपर का। ओके। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है वो इम्पोर्टेंट है बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। ओके। 100% बैंक फाइनेंस कर रहा है तो आपका रिस्क ही नहीं है। हाँ। सो हायर द अमाउंट, हायर द रिस्क, हायर द मार्जिन। तो अच्छा, डाउन पेमेंट उतनी ज़्यादा उसमें आती है। सर, ये ईएमआई का कंसेप्ट क्या होता है? मतलब उसकी इनकम का कुछ परसेंटेज ऐसा कैलकुलेट किया जाता है, कोई स्पेसिफिक मेथड होता है, कोई थंब रूल है इसका? थंब रूल जैसा कुछ नहीं है, पॉलिसी होता है, बेसिकली बैंक टू बैंक वेरी करता है। बट ईएमआई का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपका जो मंथली इनकम है, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो कैलकुलेशन से आपकी एक मंथली इनकम डिराइव की जाती है। ओके। वो मंथली इनकम में बैंक कितना आपको ईएमआई ऑफर कर सकता है। सो अच्छा। बैंक उसका रिस्क देखता है कि भाई जैसे आपका महीने का 1 लाख रुपए का इनकम है, तो आप 50,000 का ईएमआई अफोर्ड करोगे, 60,000 का, 70,000 का। तो एक लिमिट होता है, बैंक का खुद का एक पॉलिसी होता है कि इससे ज्यादा मैं एक्सपोजर नहीं दूंगा। ओके। तो इट वेरीज, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, पॉलिसी टू पॉलिसी। बट ये समझिए कि 50% टू 70% ऑफ योर मंथली मंथली इनकम, इनकम उसके बीच में कहीं वो ईएमआई वो वेरी सेट होती करेगा है। कहीं पे कस्टमर की प्रोफाइल पे होता है, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, कितना अच्छा रेटिंग है वो कंपनी का, अच्छा। कितना सिक्योर जॉब है, ओके। 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 उसका क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है कि हाँ, हाँ, इंजीनियर हाँ। है या नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो उसका ग्रोथ क्या रहेगा, तो उस पे मैं क्या रिस्क ले सकता हूँ। ओके। 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 या फिर बिजनेस है हाँ, 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 हाँ। तो किस टाइप का बिजनेस है,
तो वो सारा एनालिसिस होता है, उसके हम्म, ऊपर डिसाइड होता है कि कितना इनको मंथली ऑब्लिगेशन ले हम्म, सकते हैं। और आजकल तो सर ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में। बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें कैसे डिसाइड करें कि कहाँ जाना चाहिए, किसमें? डिपेंड्स, कंसर्न का वहीं पे रोल आता है कि क्लाइंट हर एक चीज उसके पास से जान सकता है, हम्म, हम्म, चेक कर सकता है, कहाँ जाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हम्म, सारे बैंक, सारे एनबीएफसीज के अपने खुद के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, रेट होते हैं, हम्म, चार्जेस होते हैं। हम्म। तो वो क्लाइंट को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अच्छा, बेस्ट ऑफर कौन दे सकता अच्छा, है। कहाँ से उसको अच्छी ऑफर मिल रही है तो वो जा सकता है। तो सर इसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अगर स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझने की कोशिश करें कि फ्रॉम अप्रूवल टू डिसबर्समेंट, तो क्या क्या प्रोसेस, कितना लंबा प्रोसेस होता है ये? सी अप्रूवल टू डिसबर्समेंट, या फिर से आप अप्रोच करते हो कि आज मैंने एक बैंक को अप्रोच किया, आइडेंटिफाई किया ये बैंक में मुझे जाना है या ये हम्म, कंपनी से मुझे लोन लेना है। हम्म, वहां से सैंक्शन का एक होता है प्रोसेस, और हम्म, सैंक्शन से फिर डिसबर्समेंट का दूसरा प्रोसेस होता है। हम्म, सो ऑल टुगेदर सैंक्शन की मैं जब बात करूं तो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है हम्म। वो फुलफिल होने के 5 to 7 वर्किंग डेज मैक्सिमम एक सैंक्शन का टाइम होता है। अच्छा। उसके बाद डिसबर्समेंट के लिए फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ से शुरू हो रही है, मतलब कि आज आपका सैंक्शन हो गया बट हम्म, आपका पेमेंट करने का टाइम अभी बाकी है, कि हम्म, बिल्डर को आपको अभी नहीं देना है, 1 महीने के बाद, 2 महीने का जो आपका कमिटमेंट है बिल्डर को, या आपकी जो डील फाइनल हुई है कि कब हम्म, आप पहला इंस्टॉलमेंट दोगे डाउन हम्म। पेमेंट के बाद, उसके बाद कितना पैसा जाएगा, तो स्टेज अच्छा, वाइज जाता है। अच्छा, वो बिल्डर के स्टेज वाइज हाँ, से बट डिसबर्समेंट होता है। सैंक्शनिंग का ड्यूरेशन या टाइम आप बोलो दैट इज समवेयर अराउंड 5 to 8 or 7 to 10 days, हाँ, अगर उसका डिपेंड्स फाइल, ऑन प्रोफाइल, प्रोफाइल उसका। डॉक्यूमेंट्स। हाँ, 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 ओके। बट सर आपके हिसाब से अगर मैं बोलूँ, पूछूं तो नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं। आपके हिसाब से एक एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है सर अवेलेबल? देखिए, जहाँ तक बैंकिंग की बात करूँ तो पीएसयू बैंक है जो नेशनलाइज बैंक बोल रहे हो हम्म, आप, और प्राइवेट बैंक। हम्म, हम्म, तो बैंक्स आर गवर्न बाय आरबीआई। हम्म, तो जहाँ तक पॉलिसी है वो बैंक टू बैंक वेरी करती है, बट ओके। जो रेगुलेशंस है वो वो तो आरबीआई आरबीआई का, वो गवर्न है। आरबीआई का, वो सभी के लिए लागू तो होता है। खाली फर्क ये है कि कौन सा बैंक आपको क्या रेट दे रहा है, हाँ, हाँ, क्या हाँ, चार्जेस चार्ज कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। अदरवाइज बैंकिंग टर्म्स की बात करें तो वो सभी एट पार है। हम्म। एनबीएफसी है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, तो उनके अपने अपने फायदे हैं। बट रहते वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस में ही नहीं, होंगे। वो एनएचबी की गाइडलाइन में अच्छा, रहते हैं, एनएसबी की गाइड, ओके। बट हाँ समवेयर आरबीआई कहीं ना कहीं सबको गवर्न करता है, गवर्न करता है उनको। बट उनके अपने फीचर्स है, अपने पॉलिसीज है। ओके। तो आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है वही आपको देखना है। ओके, ओके। अच्छा, अभी तो देखा गया है कि सर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बिल्डर के खुद के ही टाई अप्स हो जाते हैं। एक बैंक से उनका टाई अप हो गया, तो जो बायर होता है उसको बिल्डर के टाई अप्स में जाना चाहिए? बिल्डर के टाइप नहीं होते एक्चुअली। अच्छा। बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कराता है बैंकों में, ओ। वो बिल्डर कभी टाइप नहीं अच्छा, करता है। टाई अप नहीं वो करता वो। टाइप नहीं बोलते हैं उसको, जो एपीएफ बोलते हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट है, हाँ, वो आपने लॉन्च किया, आपके सारे जो गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस अप्रूवल है वो सब कुछ हो गया, हाँ, 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 उसके बाद वो अपना मास्टर फाइल देता है बैंक्स को, हाँ, हाँ। एनबीएफसी को, सबको, और वो एक प्रोजेक्ट अप्रूव करा लेता है। हम्म। उसके बाद कस्टमर को उसके खुद की प्रॉपर्टी के लिए अलग से प्रोसेस नहीं करवाना है, कि वो उसका लीगल चेक कराएगा, टाइटल चेक करवाएगा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके अप्रूवल सही है कि नहीं वो चेक करवाएगा। वो हाँ, हाँ। बैंक एक अप्रूवल का एक लेटर देता है कि अब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव्ड है। वो हम्म, टाई अप नहीं होता है, जनरली वो एपीएफ बोलते हैं उसको, कि आपका हम्म, प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव्ड है। कोई हम्म। भी क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट को उसकी लीगल या टाइटल या वैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं, वो बैंक ने पहले से ही कर रखा था। बट वो पर्टिकुलर उसी बैंक ने किया होगा जिसका और उसका जनरली एपीएफ सारे होगा। बैंक, मतलब या बैंक अप्रोच करती है बिल्डर को या हाँ, बिल्डर अप्रोच करता है बैंक को, हाँ, 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 हाँ। तो वो सभी बैंक में कर सकता है। ओके। अच्छा, तो जो बायर होता है उसको जिस बैंक से एपीएफ हुआ है हम्म, उसके थ्रू लोन कराएगा तो इजी होएगा या इजी अपने होगा। बैंक? अच्छा। अगर उसने वो ऐसा है कि कहीं बिल्डर ने किसी बैंक में एपीएफ नहीं करवाया, अप्रूव नहीं कराया, वैसे बैंक में कस्टमर को जाना है, हम्म, तो बिल्डर उसको मास्टर फाइल देगा,
वो मास्टर फाइल बैंक को देगा, अगेन जो दूसरे बैंक ने प्रोसेस किया वो बैंक प्रोसेस करेगा, उसको अप्रूव करेगा। अच्छा सर, अभी जब लोन के लिए जाते हैं और लोन का जो फॉर्म फिल होता है तो उसमें एक एक टर्मिनोलॉजी आती है, फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट। ये बेसिकली ये है क्या, और अगर उसको टिक करना है तो किस पे टिक किया जाए, फ्लोटिंग पे या फिक्स और फ्लोटिंग रेट में ऐसा है कि फ्लोटिंग रेट जब जब आरबीआई रेट चेंज करती है तो रेपो रेट लिंक रहता है सारी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेपो रेट प्लस स्प्रेड वो कस्टमर का ऑफर रेट होता है। अब वो फ्लोटिंग होता है, तो जब आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है वो अगर माइनस होता है तो कस्टमर का रेट कम हो जाएगा, और प्लस होता है तो कस्टमर का रेट बढ़ जाएगा। ओके। तो रेपो रेट लिंक रहता है, वो फ्लोटिंग रहता है। फिक्स रेट में ऐसा है कि बैंक उसका फ्यूचरिस्टिक लॉस कैलकुलेट करके ऑफर करता है, तो फ्लोटिंग रेट से हमेशा ज्यादा ही रहता है, फिक्स रेट ज्यादा रहता है। हाँ, क्योंकि आज ये रेट है, कल को अगर बढ़ गया और मैंने आपको फिक्स कर दिया है कि मैं आपको आज ये रेट पे दे रहा हूँ, बैंक का कॉस्टिंग बढ़ गया है, फिर भी आपके पास चार्ज नहीं कर सकती, तो प्रीमियम हमेशा पहले ही लोड हो जाता है। बट मेरे ख्याल से अभी कोई बैंक फिक्स रेट पे ऑफर नहीं कर रहा है। अच्छा, जब तक मेरा नॉलेज। ओके ओके ओके, तो फ्लोटिंग रेट ही है बस पे तो। हाँ। और वैसे भी ये सेफ है बैंक के लिए भी और ये सेफ है कस्टमर के लिए भी। ओके ओके ओके, राइट। दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में हमारे डिस्कशंस कंटिन्यू रहेंगे राजन जी के संग में, आप कहीं मत जाइएगा। When I moved into Polaris, it wasn't just about moving into a new apartment. It was about finding a space that felt like mine, where sunlight pours in every morning like a warm hug, where I dance around my kitchen, making the worst pancakes but the best memories, where there's a quiet little corner that knows all my moods, my chaos and my calm and the in-between. And when I need a reset, a quick jog in the gym, a peaceful swim, or just watching the sunset by the pool, it's all here. This is home. This is Polaris. वेलकम बैक अगेन टू ब्रेक बाय ब्रेक, और यहाँ हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा राजन जी के संग में। राजन जी, एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि लोन अप्रूवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्या खाली इनकम प्रूफ ही मैटर करता है या और भी कुछ चीज़ें होती हैं इसके अलावा? नहीं, और भी चीज़ें होती है। इनकम तो बेसिक क्राइटेरिया है। हाँ जी। बट इनकम की स्टेबिलिटी। अच्छा, मंथ ऑन मंथ उसकी इनकम की स्टेबिलिटी कैसी है? एंड एज। ओह, राइट। आपके करंट ऑब्लिगेशंस, कितना आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, कितना मतलब आपने बोरोइंग, हाँ, ऑलरेडी जो बोरोइंग है। राइट राइट राइट। सो बेसिकली बैंक लैंडिंग करता है तो उसको उसका पैसा इंटरेस्ट के साथ सेफली रेगुलरली वापिस किस तरह से आएगा, वो सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं। तो एक इनकम हो गया, दूसरा एज, कि आपका अभी एज जो है वो कितने साल के लिए आपको परमिट कर रहा है। जैसे एज बढ़ता जाता है तो रिस्क बढ़ता जाता है, लाइफ का भी, इनकम का भी। राइट राइट राइट। सो इनकम के अलावा ये दो चार चीजें हैं जो मैटर करती है। एक चीज को लेकर के लोग काफी परेशान रहते हैं, मैंने देखा है कि क्रेडिबिलिटी क्या है, तो क्रेडिट स्कोर्स के लेकर के अपने वो रहेंगे। तो बेसिकली क्रेडिट स्कोर होता क्या है और ये कैसे बनता है? क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपकी हैबिट है। हैबिट। सो आपकी पास हिस्ट्री बोरोइंग की, कि आपने टाइमली आपकी ईएमआई है या आपकी पेमेंट से वो सर्विस करी है, नहीं करी है, उसमें कुछ डिले किया है, कितना डिले किया है, या पेमेंट किया ही नहीं है, डिफॉल्ट किया है। तो बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री आपकी हैबिट के साथ जुड़ी हुई है बेसिकली। बहुत अच्छा बोला आपने, क्रेडिट स्कोर इज योर हैबिट। मतलब ये एक्चुअली ये हाईलाइट होना चाहिए ये पॉइंट। बहुत बढ़िया। बट आपने बोला ना कि अगर डिफॉल्ट किया है, तो अगर किसी ने डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्टर हो ही गया है, तो क्या उसको लाइफ में कभी लोन नहीं मिल सकता? फिर नहीं मिल सकता, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन
देखिए ऐसा भी है कि सिचुएशनल हुआ है या कस्टमर की गलती नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हाँ, होते हैं। जैसे पीछे अभी कोविड आ गया था, इसमें भी कुछ हाँ प्रॉब्लम तो हुई हाँ, होंगी। सो वो जस्टिफाई हो सकता है, बट टू सम एक्सटेंट सारे केस जस्टिफाई नहीं हो सकते। ओके। सिचुएशनल हुआ है, उसके बाद कस्टमर ने करेक्ट करने की ट्राई भी करी है कि कभी किसी ने पास में डिफॉल्ट कर दिया ड्यू टू बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ गया या कोई इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई या कोविड बोल लो आप, या कोई भी ऐसा बिजनेस तो जहाँ पे क्लाइंट की इंटेंशन कैसे चेक करेगा बैंक? वो वापस भरेगा पैसा। अच्छा। अगर पास्ट में हाँ कुछ ऐसा हो गया कि तब मैनेज नहीं कर पाया, हाँ 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 हाँ। तो वो 6 महीना 8 महीना साल के बाद भी अगर सपोज बैंक ने उसको राइट ऑफ कर दिया है, हाँ हाँ। तो वो पैसा जाके भरेगा। बट क्रेडिट पे तो इम्पैक्ट आ ही जाएगा। नहीं, उसके बाद वो रिकवर भी होगा अच्छा, अगर फिर उसने इम्प्रूव हो उसका सकता है क्रेडिट? इम्प्रूव हो सकता है। ओके ओके ओके। सो सिचुएशनल डिफॉल्ट है या हम्म कोई सर्कमटेंसेस की वजह से हुआ है, हम्म। तो वो रिकवर भी कर सकता है। कस्टमर उसको पेमेंट करेगा, पूरा पेमेंट करेगा जो भी चार्जेस है उसके साथ में, तो स्कोर सुधर भी सकता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि बैंक कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है कहीं पे? बैंक कॉम्प्रोमाइज तो कभी नहीं करता है, बट ओके। वो पॉलिसी कॉल होता है, वो रिस्क का कॉल होता है कि भाई चलो कस्टमर को मिले, कस्टमर से समझे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, वो बोल रहा है, वो जस्टिफाई हो रहा है। हम्म। उसके बाद अगर उसको कोई लोन मिला है, हम्म। उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम्म। कभी लेट पेमेंट नहीं किया है, कोई अच्छा। चेक या ईएमआई उसकी बाउंस नहीं हुई है, टाइम टू टाइम पेमेंट हुआ है। हम्म सो वो सारी चीजें फिर वो बैंक का कॉल रहता है कि उसका जो क्रेडिट ऑफिसर होता है वो चेक करता है, वो समझता है कस्टमर को, तो जस्टिफाई हो भी सकता है। बट मल्टीपल टाइम्स हुआ है और बोलेगा कि हाँ प्रॉब्लम था, ये हाँ, है, कभी ठीक है, गलती बस से। 2018 में हुआ था तब प्रॉब्लम था, ठीक है, फिर हाँ 2020 में भी किया, फिर 2022 में भी किया, हाँ, अच्छा अच्छा, अब हाँ। बोल रहा है कि 3 साल से बराबर चल रहा हाँ, है। उसकी हैबिट हैबिट आ गई यहाँ पे। हाँ ठीक है, कभी कभी बैलेंस नहीं है और एक ईएमआई बाउंस हो गया, देखो वापस से एक फिर आध भर बार दिया। बाउंस हुआ वो क्राइम नहीं है, वो या क्राइम उससे नहीं। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हाँ, बट बट वो उसके। रेगुलर बेसिस पे होता है। हम्म। बाउंस हुआ है तो समझ में आता है, तो कितने दिन में भरा है कितने दिन में वो भी भरा? क्रेडिट हिस्ट्री में दिखता है। अच्छा। सो 5 दिन में भरा है, 15 दिन में भरा है, 30 दिन में भरा है। ओ। तो अगर गलती हुई है या कभी मैनेज नहीं हुआ या कभी रह गया, ध्यान हाँ से हाँ निकल हाँ गया या हाँ कभी ट्रैवल कर रहा है, हाँ 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 तो हाँ। ऑनलाइन नेटवर्क नहीं हो नहीं था, पाया। अवेलेबल नहीं था, तो नहीं हो पाया, तो करेक्ट करेक्ट। 2 डेज 3 डेज समझ में आता है, ओके ओके। 30 डेज 40 डेज समझ में नहीं आता। हाँ, 30 डेज बहुत है। अच्छा, को एप्लीकेंट लोन लेते वक्त होना चाहिए, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उससे कुछ लोन का प्रोसेस इजी हो जाता है? मेजोरिटी बैंक्स को एप्लीकेंट मैंडेटरी मांगते हैं। सो को एप्लीकेंट में भी स्पाउस, स्पाउस नहीं है, अनमैरिड है तो फादर या मदर, हम्म। और स्पाउस है नहीं हयात, तो सन डॉटर कोई भी। हाँ हाँ। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये जैसे कार लोन है या कोई दूसरा लोन है, 3 साल तीन चार साल साल पाँच में साल के खत्म हो बाद। जाता है, तो 15 साल 20 साल का ड्यूरेशन राइट का टाइम। राइट राइट। तो कभी किसी कस्टमर को कुछ हो जाता है फ्यूचर में, हम्म। किससे बात की जाए, किसको कांटेक्ट किया जाए, अच्छा, तो वो और को फर्दर क्या एप्लीकेंट। करना है, आपको लोन कंटिन्यू करना है, आपको लोन भर देना है, या रिकवरी भी करनी है इन हम्म केस ऑफ डिफॉल्ट। हम्म। तो कोई तो होना चाहिए कि कस्टमर के अलावा किसी को आप अप्रोच कर सको। हम्म। दूसरा है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि कभी कस्टमर कुछ हो जाता है, 5 साल 10 साल लंबा टाइम है, कुछ हो सकता है, हम्म। तो उसके बिहाफ पे बैंक के साथ कौन बात करेगा, जिसको बैंक उसके ओरिजिनल पेपर्स हैंड ओवर करे। अच्छा। तो बैंक को भी पता होना चाहिए कि ये मेरा बोरोवर था, तो उसका लीगल हायरर कौन है। हम्म। तो वो जैसे तो कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा? कोर्ट तो डिसाइड करेगा, पर अगर बैंक के पास पहले से ही एप्लीकेशन के अंदर है हाँ, को और एप्लीकेंट बैंक है ने तो। चेक कर लिया है कि ये उसके फादर है या मदर है या हम्म वाइफ है या हस्बैंड है या सन है या हम्म डॉटर है, तो उसको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो हम्म ऑलरेडी उसके सिस्टम में है ही। हम्म। तो बैंक मांगता ही है क्योंकि लॉन्गर टेन्योर का लोन है, और उसमें को एप्लीकेंट देने में कुछ कोई देयर इज नो हार्म इन इट, हाँ, बिल्कुल सही। बट को एप्लीकेंट का मतलब वो गारंटर बन गया एक तरीके का, कि अगर आप इन बोल सकते हैं ऐसा, को एप्लीकेंट है और वो। बोल सकते हैं ऐसा कि अगर एप्लीकेंट पैसा नहीं भरता है तो को एप्लीकेंट की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम्म। तो बैंक उसको भी चेस कर सकता है फॉर नॉन पेमेंट। ओके।
अच्छा, अभी घर की अगर ईएमआई सेट हो गई है किसी की, तो उसको अपनी मंथली सेविंग्स में क्या कुछ करना चाहिए? कुछ ऐसा इस पे आपका अगर कुछ पॉइंट्स अगर दे सकते हो तो? डिपेंड सर, आपका एज क्या है, आपका इनकम मंथली क्या है। सो एक्सपोजर उतना ही लेना चाहिए कि आपकी अभी की जो रूटीन रिक्वायरमेंट्स है, आपके ईयरली जो फिक्स कोई कमिटमेंट होता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर फैमिली में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी ईयरली जो भी फीस फीस आती होती है। है, और फ्यूचर के कमिटमेंट, और आपके फ्यूचर की बिजनेस और सैलरी की ग्रोथ, तो उसमें थोड़ा कंजर्वेटिव ही जाना चाहिए इन टर्म्स हाँ। ऑफ कमिटमेंट। बैंक को जो ईएमआई देना है, तो आपको आगे के भी आपके, क्योंकि मैंने बोला कि 2-3 साल का लोन नहीं है, ये 10 साल लंबा चलेगा। लंबा लोन है। तो विद इन 10 ईयर्स आपकी क्या क्या और रिक्वायरमेंट आएंगी, वो 10 साल में आप कितना ग्रो करोगे। तो अभी से थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव या थोड़ा बहुत प्लानिंग करके रखा है तो बेटर है। तो यंग जनरेशन के लिए कुछ ऐसे हैं आपके बजटिंग रूल्स, कोई ऐसा थंब रूल की यंग ईएमआई सेट? जनरेशन के लिए सर ऐसा है कि अगर जितना कस्टमर जैसे कम एज में है, लोन लेके वो पे ऑफ करता है, जितना जल्दी करता है वो अच्छा ही है। अच्छा ही है, बिल्कुल। क्योंकि फ्यूचर उसकी जो कमिटमेंट आने वाली है, या मैरिड है तो बच्चे, बच्चे के बाद उनकी एजुकेशन, हायर स्टडीज, तो नेक्स्ट बड़े कमिटमेंट आने से पहले ये कमिटमेंट खत्म हो जाने या चाहिए। फिर ऐसा भी कर सकता है कि उसको एवरी ईयर उसके जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट का जो पार्ट है वो अपने लोन में पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं, और वो हमेशा हाँ। एडवाइजेबल ही है कि जितना आप एडिशनल पेमेंट कर सकते हो। कॉमन गलतियां क्या करते हैं ये लोग जो जिससे कि इनके तकलीफ आ जाती है और ईएमआई टाइम पे नहीं जा पाता है? कॉमन गलतियां सर वही है कि एक तो ओवर कमिटमेंट हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि आपकी से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया मंथली सैलरी है, अभी किसी बैंक ने बोला कि आपको 60,000 का ईएमआई दे सकते हैं, कोई बैंक थोड़ा एग्रेसिव या 65,000 का 65 देंगे। भी दे सकते हैं। मुझे तो 70,000 तक जाना है, क्योंकि उतने पे ही मेरी लोन सेट हो रही है, मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास बचे 30,000 रुपये। अब अगर मुझे नया कोई कमिटमेंट आता है तो 30,000 मैंने अभी तो सेट कर लिया कि 30,000 में मेरा घर चल सकता है, ठीक है। अगर कुछ एडिशनल कमिटमेंट या रिक्वायरमेंट आई, तब जाके वो फिर पूरी मेडिकल पूरी रिक्वायरमेंट आ गई, इक्वेशन कुछ भी आ पूरी गया, इक्वेशन खराब होना शुरू हो पूरी जाती है। इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो थोड़ा तो बफर आपको रखना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे, आपकी ईएमआई, उसके बीच में थोड़ा एक गैप चाहिए जो आपकी सेविंग्स का है। तो कट टू कट कमिटमेंट हो जाता है, उसके बाद तकलीफ आना शुरू हो जाती है। या फिर अभी ऐसा है कि घर भी ले लिया, 70,000 उसमें जा रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि अब तो गाड़ी भी चाहिए, अगर 15,000 रुपए का और ईएमआई ले लिया तो फिर बचा गया। ख्वाहिशों तो को थोड़ा कंट्रोल हाँ, करना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोस्तों, घर लेना सिर्फ सपना नहीं, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी है। आज के एपिसोड का समरी: पहले अपनी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी को समझिए, डाउन पेमेंट के अलावा लीगल प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इंक्लूड करिए, अपना क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग रखिए और सही लेंडर चूज कीजिए। घर के लोन को समझा दिया है सर ने हमारे, और वो भी बिना, आपने सर इतना अच्छा समझाया, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच राजन जी। थैंक यू सर। अगला एपिसोड होगा हमारा वास्तु पे फुल गाइड। मैं हूं आपका होस्ट ऋषि राजकैत, और ये था ब्रेक बाय ब्रेक, जहां हर ब्रेक ले आए आपके ड्रीम होम को एक और कदम करीब। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चूज स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।